नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। 7 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सभी 7 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 30.41% मतदान और नौगावा सादात सीट पर दोपहर 1 बजे तक 35.70% मतदान और देवरिया सदर सीट पर दोपहर 1 बजे तक 31.85% मतदान हुआ है। वहीं टुंडला सीट की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 31% मतदान हुआ है। बुलंदशहर सदर सीट पर दोपहर 1 बजे तक 28.83% मतदान हुआ है और बांगरमऊ सीट पर दोपहर 1 बजे तक 33% मतदान हुआ। मल्हनी सीट की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 28% मतदान हुआ है। घाटमपुर सीट पर दोपहर 1 बजे तक 24.50% मतदान हुआ है। तो अभी तक ये यहाँ पर औसतन ही मतदान रहा है। अगर 7 सीटों के यहाँ पर मतदान जारी है 7 सीटों पर और 10 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे और अभी तक अगर मतदान देखा जाए तो एवरेज चल रहा है 7 सीटों पर। हम आपको बता दें कि 1 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो अभी तक 30.41% मतदान ही हुआ है। नौगावा सादात सीट की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 35.70% मतदान हुआ और वहीं देवरिया सीट की अगर बात करें यानी कि देवरिया सदर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ 31.85% मतदान हुआ है। टुंडला सीट पर दोपहर 1 बजे तक 31% मतदान हुआ। बुलंदशहर सदर सीट पर दोपहर 1 बजे तक 28.83% मतदान हुआ है। बांगरमऊ सीट पर दोपहर 1 बजे तक 33% मतदान हुआ। मल्हनी सीट पर दोपहर 1 बजे तक 28% मतदान हुआ है। वहीं घाटमपुर सीट पर दोपहर 1 बजे तक 24.50% मतदान हुआ। अगर देखें यहाँ पर कि सबसे ज्यादा मतदान कहाँ पर हुआ तो अभी तक वो सीट नौगावा सादात है, जहाँ पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 35.70% मतदान हुआ है और वहीं अगर सबसे कम सीट की अगर बात की जाए जहां पर मतदान हुआ है अभी तक तो उसमें सबसे जो नाम आता है कम सीट पर तो उसमें आता है घाटमपुर सीट का, जहां पर सिर्फ 24.50% मतदान हुआ है। तो ये औसतन ही मतदान हुआ है और इसके परिणाम हालांकि ये बताएंगे कि जनता का रुख आखिर किस तरफ है, यानी कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसके मद्देनजर ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है यूपी में और एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर इन उप विधानसभा चुनावों को देखा जा रहा है, उपचुनावों को देखा जा रहा है। अब ऐसे में 7 सीटों पर मतदान है और औसतन ही मतदान किया जा रहा है। 30.41% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे आगे नौगावा सादात सीट है, जहां पर अब तक यानी कि दोपहर 1 बजे तक 35.70% मतदान हुआ है। तो देवरिया सदर सीट की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 31.85% मतदान हुआ। टुंडला सीट पर दोपहर 1 बजे तक 31% मतदान हुआ। बुलंदशहर सदर सीट पर दोपहर 1 बजे तक 28.83% मतदान हुआ है। बांगरमऊ सीट पर दोपहर 1 बजे तक 33% मतदान। मल्हनी सीट पर दोपहर 1 बजे तक 28% मतदान और घाटमपुर सीट पर दोपहर 1 बजे तक 24.50% यानी कि 50% मतदान हुआ है। तो घाटमपुर सीट में सबसे कम मतदान किया गया है। हालांकि सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है मतदान और शाम के 6 बजे तक होगा। अभी 6 बजे तक इंतजार करना होगा कि कितने प्रतिशत मतदान होता है, लेकिन अभी तक देखा जाए प्रतिशत तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और वहीं 3 जगह ऐसी भी रही है जहां पर लोगों ने मतदान करने से ही मना कर दिया। फिरोजाबाद में एक गांव है, बुलंदशहर और अमरोहा में भी ऐसी कुछ जगह रही हैं जहां पर लोग मतदान करने के लिए निकले ही नहीं है, जहां पर उनकी कुछ समस्याएं हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है, यानी कि जो सरकार ने दावा किया था विकास को लेकर उसके लिए लोगों ने अपनी तरफ से एक तरीके से धावा बोल दिया है कि हम मतदान करने नहीं जाएंगे। वैसे में अभी तक अगर मतदान का प्रतिशत देखें तो वो 30.41% ही रहा है, जो वाकई में बहुत औसतन है। अरे यूं कहें कि कम है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। अब शाम तक इंतजार करते हैं, देखते हैं कि कितने प्रतिशत मतदान आज सभी 7 सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा, कितने लोग मतदान करते हैं, कितना प्रतिशत ये पहुंचता है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज, उन्नाव के बांगरमऊ सीट से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, और साथ ही हमारे साथ संजय गुप्ता स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता, और नीरज हमारे साथ बांगरमऊ से जुड़े हुए हैं। तो नीरज सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि बांगरमऊ उन्नाव की सीट है, यहाँ पर इस वक्त क्या हाल है? क्योंकि अगर यहाँ पर एवरेज देखें कि कितने लोगों ने मतदान किया है तो कुछ ज्यादा खास एवरेज नहीं आया है, 30% ही समथिंग मतदान आया है। तो इस वक्त क्या स्थिति है ग्राउंड पर? ऋतु बता दें मैं सबसे पहले कि इस समय 3 बज चुका है और जो अभी बिल्कुल न्यू आंकड़े आए हैं उसमें 39.8% जो है मतदान यहाँ पर हो चुका है।
क्योंकि सुबह के समय यहाँ पे हल्की सी ठंडी रहती, ग्रामीण क्षेत्र है, तो लोग कम निकले थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धूप निकली वैसे लोग घरों से निकलना शुरू हुए और वोट डालेंगे। क्योंकि अब एक सबसे अहम बात बांगरमऊ में ये देखी जाती है, क्योंकि कल जो है करवा चौथ का त्योहार है, इसको लेकर जो हिंदू महिलाएं हैं वो बहुत कम दिखाई पड़ी हैं। तो इन समय जो वोटर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम वर्ग के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के वोटिंग कर रहे हैं अपनी, और कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं वो पिछड़ गए हैं। तो अभी जो 3 बजे तक की जो नया रिकॉर्ड आया है उसमें 39.8% वोटिंग पड़ गए। कहीं ना कहीं लोग जो है शाम होने से पहले अपनी जल्दी से जल्दी अपना वोट डालने के उसमें है कि जल्दी से वोट डाल दे और उसके बाद में अपने घरों को जाए। क्योंकि इस समय हम उन्नाव की जो बांगरमऊ सीट है उसकी नगर पालिका मध्य स्थल पे खड़े हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से वोटर्स को रिझाने के लिए पूरा सजाई गई है। जो नगर पालिका है उसमें गुब्बारे लगाए गए हैं और उसे पूरी तरीके से टेंट से सजाया गया है कि जो हमारे मतदाता आए हैं उनको किसी तरीके से वोटिंग करने में उन्हें दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसने पूरे इंतजाम किए हैं, उसने पूरे लुभाने की कोशिश की है कि अधिक से अधिक वोटिंग परसेंट बढ़े, लोग घरों से निकल के आए और वोट डालें। जी ठीक, नीरज बने रहिए हमारे साथ। संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। संजय जी, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि अगर यहाँ पर मतदान की बात की जाए तो कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, कुछ खास नहीं है, बड़ा औसतन सा है, क्या माने? क्योंकि सभी पार्टियां उपचुनाव को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती हैं। क्या एक ये भी वजह है कि जनता ने भी ये बात मान लिया कि बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए हम भी बाहर नहीं जाएंगे मतदान करने के लिए? नहीं, देखिए, इससे अलग हट करके एक तथ्य सामने आया है कि जहाँ जनता ने ये सोचा या महसूस किया है कि क्षेत्र के अंदर जो अपेक्षित जो उसके अंदर विकास हो जाना चाहिए था वो नहीं हुए, बावजूद एक वायदे के कि राम राज्य का वादा योगी जी ने किया था उत्तर प्रदेश के अंदर और अच्छे दिन की बात भी की थी, मगर बहुत से लोग आज इस चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं। क्योंकि हालांकि अच्छी परंपरा नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इस तरह के तथ्य सामने आए हैं कि कुछ लोग इसको बायकॉट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छी दिशा नहीं है। और जो सरकार की जो आज विफलताएं रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हम बात करें किसान को उसका हक देने की, हम बात करें बेरोज़गार को नौकरी देने की, हम बात करें उस कामगार की जो नौकरी की तलाश के अंदर उत्तर प्रदेश से हर साल दूसरे प्रदेशों में जाता है, और किस तरीके से कोरोना काल के अंदर इस सरकार के द्वारा विफलताएं पे मैं अगर चर्चा करूं बहुत लंबी बातें हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि आज जो विफलताओं का दौर और सरकार के प्रति जो विकास कार्यों के अंदर कमज़ोरी रही, जो एक सुरक्षित वातावरण वो उपलब्ध कहने के बाद भी नहीं करा पाए, तो उसके लिए लोग उसके अंदर आज चुनाव के अंदर कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा महसूस हो जा रहा है। संजय जी, इन चुनावों में कांग्रेस खुद को कहाँ देखती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक अपना रोल रहा है और कांग्रेस ज़रूर इसके अंदर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना जो उसका हमारा एक मैनिफेस्टो है, हमारी एक सोच है, क्या सोच है, हम लोग काम करना चाहते हैं उन तबकों के लिए जिन तबकों के लिए हो सकता है कि वो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति ना हो हमारी प्रेफरेंस के ऊपर, मगर जो किसान है, किसान को उसके अधिकार मिलने चाहिए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा अगर किसी ने आज तक इतिहास में माफ़ किया तो सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 75,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ़ किया था। और कांग्रेस के राज के अंदर मैं आपको याद दिला दूं, ये 18% का GST जो किसानों के उपकरण है उनके ऊपर, खेती के उपकरणों पर नहीं था। और जो वायदा इन्होंने किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम डीजल के रेट घटाएंगे किसान के लिए, घटाने की बजाय तकरीबन 60 से 70% भाव आज डीजल का पूरे देश के अंदर इन्होंने बढ़ा दिया है। बिजली के रेट घटाने की बात या फ्री बिजली देने की बात की थी किसानों को, कितने किसानों को मिली? और इसके आगे बढ़ जाएं, जब किसान अपना अधिकार मांगने आते हैं तो 2 अक्टूबर को यही सरकार डंडे से उनका स्वागत करती है, डंडे से पिटाई करती है। तो कम से कम कांग्रेस की प्रायोरिटीज़ ये तो नहीं है। और इसके अलावा जो बेरोजगार सड़क के ऊपर खड़ा है डिग्री लेकर के हाथ में, और कामगार भाई जिनको आज मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ता है दूसरे शहरों की तरफ, दूसरे राज्यों की तरफ, क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर ही उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता है? और इस तरह से जब हम बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की, किस तरह से उनके साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही, माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरीके से आज परेशानियां पूरे प्रदेश में आप फील कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं महिलाओं के साथ आप जो हाल है, आप देख सकते हैं कि नेता कुलदीप सेंगर
मैं इन पे चर्चा पे बहुत गहराई में जाना नहीं चाहता, मगर मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक मोर्चे पे सरकार विफल दिखाई देती है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के बताएं कि क्या उन्होंने काम किया है रोजगार के लिए, क्या काम किया है गरीब आदमी के लिए। कुछ नहीं है इनके पास। इनकी जो विकास का पर्चा है बिल्कुल खाली है। और ऐसी अवस्था के अंदर यदि कांग्रेस के वहाँ पर लोग जीत करके आते हैं, मैं समझता हूँ एक रास्ता बनेगा 2022 के अंदर जो चुनाव आने वाला है, उसके अंदर जो सशक्त कांग्रेस की भूमिका वहाँ होगी। और उस भूमिका, क्योंकि इतिहास के अंदर भी कांग्रेस ने बहुत स्वर्णिम समय यहाँ पर रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, काम किए। तो अब मैं समझता हूँ कि अब दोबारा समय आ गया है कि यहाँ कांग्रेस आएगी और लोगों के जो रुके हुए, खास तौर से किसानों की बात मैं करना चाहता हूँ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की बात करना चाहता हूँ, माइनॉरिटीज़ की बात करना चाहता हूँ, रोज़गार के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। हमारा विज़न है, राहुल गांधी जी ने पूरा विज़न सामने, आपके सामने, पूरे देश के सामने रखा है, तो उस पर हम काम करना चाहते हैं। ठीक, संजय जी, अभी आपने जितनी भी तमाम बातें कही हैं, ये सारे मुद्दे तो आपने ठीक है बता दिए, गिना दिए, ठीक बात है। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब अब यहाँ पर बात उपचुनाव को लेकर हम कर ही रहे हैं, तो जो प्रचार प्रसार देखा गया तो कांग्रेस थोड़ी सी नदारत दिखी। बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता कहाँ थे? क्योंकि कांग्रेस ये चाहेगी, कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि अपनी खोई हुई जो यहाँ पर जगह है उसको दोबारा पाने के लिए उपचुनाव एक सबसे बेहतर मौका होता है कि आपको पता चल जाता है कि बेसिकली आप कहाँ पर स्टे कर रहे हो। देखिए, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अपने अपने क्षेत्र के अंदर टीम बना करके जिम्मेवारी के साथ पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्तर के नेताओं की ड्यूटी पूरे चुनावों में लगी हैं और सभी लोग अपना अपना क्षेत्र के अंदर काम भी संभाल रहे हैं और कर भी रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि केवल 7 सीटों मात्र पर ये चुनाव है और इसके अंदर मैं समझता हूँ दिशा तो ज़रूर मिलेगी। इसके अंदर लोगों का एक प्रतिबिंब जो दिखना चाहिए कि जो सोच है, जो मौजूदा सरकार के खिलाफ आज विरोध है, वो उसमें ज़रूर दिखेगा। मगर आप जो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग यहाँ पर अपनी ताकत से दिखे नहीं है, ऐसा नहीं है। हम पूरी ताकत से अपना वहाँ पे संगठन बनाने में भी लगे हैं, लोगों को जोड़ने में भी लगे हैं, अपनी बात को पहुँचाने में भी रखे हैं और सरकार की जो विफलता है वो भी मजबूती के सामने हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक संजय जी, अब देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर देवेंद्र जी। अभी हमारे साथ यहाँ पर संजय जी भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, एक बात यहाँ पर संजय जी ने कही है, वो ये है कि अगर यहाँ पे किसानों को लेकर देखा जाए तो किसानों के लिए कुछ खास काम बीजेपी ने नहीं किया है। सबसे ज्यादा ऋण माफी का काम क्या है, कांग्रेस ने किया है। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। कानून को लेकर अगर बात की जाए तो बड़े बड़े वादे तो किए गए, लेकिन अगर जमीन पर देखें तो महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा देखा गया कि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, बिल्कुल जी। देवेंद्र जी, अभी मैंने आपसे एक सवाल किया यहाँ पर कि संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय जी ने कुछ बातें कही हैं कि कुछ मुद्दे हैं जैसे किसानों को लेकर बिल्कुल भी दरकिनार यहाँ पर बीजेपी ने किसानों को कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में जैसे देखा गया कि बिल लेकर आए, और अगर ऋण माफी की बात की जाए तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ऋण माफी यहाँ पर किसानों की है। और ऐसे में अगर कानून को लेकर लगातार जिस तरीके से बीजेपी बात करती है कि मजबूती को लेकर हम लगातार कार्यरत है, लेकिन ऐसे में महिला अपराधों की जिस तरीके से पीछे कुछ दिनों में आंकड़े आए हैं लगातार बढ़ते रहे हैं, तो यानी कि जो बातें बीजेपी ने कही हैं वो जमीनी तौर पर अगर हम देखें तो वो ठीक नहीं है, उसमें वो पूरी तरीके से विफल रही है, ये आरोप है। रितु जी, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, संजय जी ने जो बात की है वो तथ्यहीन बात है। और जो किसान की बात कर रहे हैं ना, इन पे पिछले 65 साल से आ रहे हैं इस देश को राज करते हुए। अगर ये किसान हितैषी होते ना, अभी मैंने इनका एक पॉइंट सुना था डीजल के लेकर, इन्होंने कहा कि 60 से 65% की बढ़ोतरी हुई है। कौन सा तथ्य है इनका, कौन सा गणित है? मुझे समझ में नहीं आता। जब ये बैठते हैं तो कौन सी बात करते हैं, कहाँ पढ़कर आते हैं, कौन से स्कूल से पढ़कर आते हैं। और दूसरी बात मैं इनको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इनको कोई अधिकार नहीं है कि महिला की सशक्तिकरण की बात करें, क्योंकि इन्होंने कल परसों जो नंगा नाच नाचा है इस देश के साथ, जो फरीदाबाद हरियाणा की बेटी थी निकिता तोमर, और इनके एमएलए, इनके बेटे ने, भतीजे ने, पोते ने ऐसी घटना की है कि इनकी प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक एक। अरे भाई साहब, कुलदीप सिंह यादव भूल गए आप देवेंद्र जी। लोगों की कोई औकात नहीं है। 1 साल तक तो आपने उसको कोई कार्रवाई नहीं करी, सीबीआई को आना पड़ा था। चिन्मयानंद का मुकदमा आपने वापस लेने के लिए अनुशंसा की है। क्या चर्चा करना चाह रहे हैं आप? यूपी में बात कर रहे हैं। गंदा खेल खेला, 30,000 से 25,000 का ट्रैक्टर लेकर इन्होंने जलाया, वो आप ही के मीडिया के माध्यम से नंगा हुआ। इन्हें एक किसान विरोध के लिए मिल नहीं रहा। और जो किसान की हम बात करते हैं वो हम कठोर प्रूफ के साथ करते हैं।
हमें किसान की आय दुगना करनी थी। एमएसपी पर यह बात करिए हमसे, एमएसपी का इन्होंने जिक्र किया। मैं कह देना चाहता हूं कि एमएसपी को कहीं से कहीं तक छेड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने काम नहीं किया। और जो आय को किसान की जो आय बढ़ाने का काम है, जो इन्होंने 70 साल तक एक प्रतिबंध लगा रखा था किसान पे। अरे आपने अडानी अंबानी के लिए काम किया है भाई साहब, सच बताओ ना। फसल पूरे देश में मार्केट के हिसाब से किसान। देवेंद्र जी, यूपी विधानसभा चुनावों की बात हो रही है, उपचुनाव जो हो रहे हैं, आप इसको लेकर बात कीजिए। जिस तरीके से अभी खुद संजय जी ने बात कही कि अगर बात हम यहाँ पर देखें कुलदीप सेंगर की, तो जब उनके ऊपर आरोप लगा तो काफी हद तक उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वॉल्व हुआ। आखिर क्यों संज्ञान लेना पड़ा? क्या सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ? सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही हमारी सरकार ने नोटिस कर दिया। और मुझे इसी बात पर दुख होता है कि इनके नेताओं ने आज तक निकिता की हत्या पर एक बयान नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। ये सेंगर पर उंगली उठाने रहे। अरे आप फांसी के लिए कहिए। कुलदीप, आपने निर्भया केस में कहा कि बलात्कारी को फांसी होनी चाहिए, कुलदीप सेंगर में क्यों नहीं कहते हैं? कुलदीप सेंगर के मामले में भी कहिए कि उसके अंदर फांसी होनी चाहिए। नहीं कहेंगे आप नहीं कह पाएंगे। सोनिया गांधी क्यों प्रियंका नहीं निकल रही? क्यों नहीं जा रहा राहुल गांधी? और चिन्मयानंद के खिलाफ जो मुकदमा है उसको वापस लेने के लिए आपने कहा है, आपकी सरकार ने तार जुड़वा दिए। और जो सच्ची घटना हुई है, जिसका एविडेंस है, जिससे पूरा देश चिल्ला रहा है, वहां तक एक ट्वीट नहीं करते। क्यों नहीं गए राजस्थान में? देवेंद्र जी, आपसे एक सवाल है यहाँ पर ये कि जिस तरीके से किसान लगातार इस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर, तो कहीं ना कहीं क्या आप इस बात को मानते हैं कि सरकार को किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान खड़ा है, लेकिन जब ये बिल आया तो आपने क्या अपने ही अकाली दल आपसे अलग हो गया? आपने क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की? क्या आपने बताया नहीं जो बातें बीजेपी ने बाद में लोगों के सामने रखी हैं, क्लियर किया है? क्या वो चीज उस कानून को बिल को लाने से पहले नहीं रखना चाहिए था? देखिए, पहले भी स्पष्ट था, आप साफ हो गया रितु जी। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि पंजाब में जब एक ट्रैक्टर खरीद कर और कांग्रेस के बड़े नेता उस पर बैठे और उन्होंने उस ट्रैक्टर में आग लगाई, और जब उसका वीडियो आया और मीडिया ने उनको नंगा किया, तो स्वयं किसानों ने आकर पंचायतें की हैं। चाहे वो दिल्ली प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई हिस्सा हो, हर जगह से किसान निकला है और एक आवाज में बोला है कि किसान को ये बिल मंजूर है, किसान को इसमें सीधा लाभ है। जो किसान अपनी मंडियों, फिर वो कौन से किसान हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं देवेंद्र जी? वो कौन से किसान हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए रितु जी, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, वो किसान वो है जब सोनिया, प्रियंका, राहुल और उनकी एक टीम इकट्ठा होकर निकलती है। कभी लगता है हमारा संपर्क, आवाज आ रही है आपको हमारी? देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। संजय जी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, श्रीकांत कुमार। स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर श्रीकांत जी। जी श्रीकांत जी, अभी आपने सुना ही है, हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी जुड़े हुए थे, संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। तो जिस तरीके से उपचुनाव यहाँ पर इस वक्त चल रहा है, मतदान हो रहा है, और ऐसे में सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं, और एक तरीके से 2022 को लेकर एक कहें कि पूरा बैकग्राउंड तैयार करता है ये उपचुनाव। ऐसे में कौन सी पार्टी कहां पर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए प्रचार प्रसार को लेकर, तो बीजेपी ने तो खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन वही विपक्ष थोड़ा सा चुप रहा। उसने शायद स्थानीय नेताओं के ऊपर ही सारा बोझ डाल दिया, उपचुनावों की सारी जिम्मेदारी डाल दी। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी अगर सत्ता में है, अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखिए तो वो अपनी पूरी ताकत झोंकती है, और उसके नाक का सवाल भी हो जाता है कि अगर वो सरकार में होते हुए उपचुनाव में हारती है तो जो मुख्यमंत्री हैं या तमाम जो लोग हैं बड़े पदों पर, उन पर भी सवाल उठता है कि एक तरीके से लिटमस टेस्ट की अगर आप बात करें तो वो भी इसमें निकल के आता है। लेकिन सवाल ये है कि तमाम जो बाकी के विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं कोविड के कारण भी और इस चीज को उतना सीरियस नहीं ले रहे। अगर आप देखें अखिलेश यादव, तो उन्होंने कुछ बड़ी बेहतर रैली या लोगों के बीच जाकर अपने वोटर्स या को एक तरीके से उनसे बात नहीं की है। बीएसपी को ले लें या तमाम पार्टियों को ले लें, अगर आप मध्य प्रदेश में लेंगे तो हाँ, वहां पर गेम अभी भी है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो विपक्ष जो है वो शिथिल नजर आता है।
ठीक। विपक्ष कुछ उसमें कुछ आगे आकर कुछ बात करना नहीं चाहता, या तो चुनाव को लेकर उसके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, या उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को इस वक्त सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएगा, या अपने आप को बेहतर लोगों के सामने बता नहीं पाएगा, परसेप्शन नहीं क्रिएट कर पाएगा। श्रीकांत जी, तो इस देखिए, मुद्दे पर उपचुनाव आगे में भी हमेशा चर्चा जो करेंगे। पार्टी श्रीकांत जी, हम लौटेंगे आपके पास और इस मुद्दे पर जरूर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, उससे जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं और लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हम चर्चा भी कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको देंगे इस वक्त की बड़ी खबर। बुलंदशहर में जातीय खूनी संघर्ष हुआ है, 2 पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हुआ। लड़की से जुड़ा बताया जा रहा है विवाद और एक पक्ष लगा रहा है लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। बवाल में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची हुई है। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ, खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बुलंदशहर में जातीय खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट, लड़की से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है, यानी कि लड़की से छेड़छाड़ का आरोप एक पक्ष लगा रहा है, जिसके बाद ये 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जातीय खूनी संघर्ष देखने को मिला है। हालांकि बवाल में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी खूनी संघर्ष की, और साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इधर उधर से छुपकर और पत्थर उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। तो 2 पक्षों में ये मारपीट हुई, पथराव हुआ, खूनी संघर्ष देखने को मिला। जो विवाद बताया जा रहा है लड़की से छेड़छाड़ का बताया जा रहा है, यानी कि एक पक्ष आरोप लगा रहा है दूसरे पक्ष पर कि लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिस वजह से ये विवाद हुआ है। हालांकि पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है और अब इस पूरी जगह पर तैनात भी हो चुका है। तो बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पुलिस बल मौके पर पहुंच गया सूचना के बाद और अब पूरी कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। तो 2 पक्षों में खूनी विवाद हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, लड़की से छेड़छाड़ का ये विवाद बताया जा रहा है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगाया है लड़की से छेड़छाड़ का। तो अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार हमारे संवाददाता। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे असल वजह क्या है और इस वक्त कैसा माहौल? जी, आपको बता दूं, ये बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में ये खूनी संघर्ष देखने को मिला है 2 पक्षों में। अब देख सकते हैं कि बवाल इतना हो गया, किसी बात को लेकर 3 थाने की फोर्स वहां पर मौजूद है और किसी बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है और जिसको लेकर आज बुलंदशहर में चुनाव है, हाई अलर्ट घोषित है, तब भी ये बहुत बड़ा खूनी संघर्ष निकल के सामने आया है। पुलिस पूरे मामले को जांच में जुटी है और 3 थाने की फोर्स मौके पे है, हर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस आला अधिकारी का कहना है कि परवीन कुमार आईजी की तरफ से वहां से एसएसपी को डाका गया है कि तत्काल इसमें पुलिस को भेजा जाए और कार्रवाई की जाए। ठीक, अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 2 पक्षों में जमकर मारपीट, खूनी संघर्ष देखने को मिला है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बाराबंकी से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी कार। बहराइच के 3 और नेपाल के 1 शख्स की मौत हो गई है। कार में सवार एक लड़की गंभीर रूप से घायल है। घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मसौली थाना क्षेत्र के शाहपुर टोल प्लाजा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। आगे चल रहे ट्रक में कार जा घुसी, जिसकी वजह से बहराइच के 1 और बहराइच के 3 और नेपाल के 1 शख्स की मौत हो गई, यानी कि कुल मिलाकर 4 लोग ऐसे हैं जिनकी इस सड़क हादसे में मौत हुई है। तो ट्रक आगे चल रहा था, पीछे कार चल रही थी और कार सीधा ट्रक में जा घुसी, जिसके बाद बहराइच के 3 और नेपाल के 1 शख्स की मौत, यानी कि कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत इस भीषण सड़क हादसे में हुई है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर किस तरीके से, कितना बड़ा ये हादसा होगा, कितना दर्दनाक ये हादसा होगा। शिवम जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी से, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे ये हादसा कैसे हुआ, कितने लोग सवार थे कार में? देखिए, बिल्कुल ये तेज रफ्तार का कहर है और मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है, जो घटना हुई है, वो मसौली थाना क्षेत्र के शाहपुर टोल प्लाजा के पास हुई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक जो है वो बहराइच के 3 और एक नेपाल का रहने वाला है, जिसकी दर्दनाक मौत हुई है। यहाँ पर ये सड़क हादसा हुआ है यहाँ पर और रफ्तार इतनी तेज थी कि जो कार है उसके परखच्चे यहाँ पर उड़ गए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये ट्रक में जाकर घुसी है ये कार और बहराइच जाते समय ये हादसा हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जो है
भेज दिया है और वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ठीक शिवम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इलेक्शन के ऊपर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और 7 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं सीटों पर, और हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता, देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कुमार श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी श्रीकांत जी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था यहाँ पर कि जो विपक्ष है वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रचार प्रसार में पीछे नजर आया सत्ता पार्टी के मुकाबले। अब यहाँ पर संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आखिर कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं नजर आया, और आपने भी सुना होगा कि श्रीकांत जी ने क्या कहा। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत जी के कहने के मुताबिक ये बात है कि अपने आप को थोड़ा सा कम आंक लिया क्या विपक्ष ने, जिस वजह से वो चुनावी मैदान पर बड़े चेहरे लेकर उतरा ही नहीं। नहीं, मैं आपको फिर वही बात बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चेहरे लेकर नहीं उतरे हैं। मैंने आपको बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर के जो हमारे इंचार्जेज हैं वो तमाम सीटों के ऊपर अपना काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में वहाँ पर काम हो रहा है। मगर मैं आपसे इससे आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो सरकार है उसका परफॉर्मेंस क्या है। आज सवाल इस बात पर बनता है कि जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं, चाहे प्रदेश में या केंद्र में, जो वायदे उन्होंने जनता से किए थे क्या वो पूरे हुए कि नहीं हुए, और हमारा काम उन सब बातों को याद दिलाना या उस पर चर्चा करना या उनको उठाना ज़रूरी है। तो हमने पूछा कि जो आपने बात की थी सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब, आपने कहा था कि इस प्रदेश के अंदर। संजय जी, आपको नहीं लगता ये जो अभी आपने बात कही मुझसे कि हमारा काम ये है कि अभी तक सत्ता में रहते हुए सरकार ने कितना काम किया, यानी कि बीजेपी ने कितना काम किया है उस पर हम बात करें, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके पास एक मौका था कि जब आप जनता के बीच में जाकर ये बात बता सकते कि आखिर इस पार्टी ने कितना काम किया है और कितना हम करेंगे। क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं लोगों को जनता के बीच में जाकर, तो क्या आपको लगता है कि जनता अपना जो नजरिया है वो घर बैठे समझ जाएगी कि आप क्या करेंगे उनके लिए? नहीं समझेगी ना, उसके लिए तो आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। हम चुनावी मैदान के अंदर जरूर लड़ रहे हैं, और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मजबूती से हमने वो मुद्दे उठाए हैं। हमने मुद्दा उठाया बेरोजगारी का। इस राम राज्य के अंदर हमने पूछा कि आपने रोजगार के लिए वादा किया था, दे दिया, और कांग्रेस का विजन हमने बताया, कैसे देंगे ये भी बताया। आज 46 साल के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी दर है, तो ये विषय उठाना आज लाजमी था। और कांग्रेस की सरकारों में ये हालात नहीं रहे। इस जो कोरोना के अंदर आपने कहा, प्रधानमंत्री साहब और योगी साहब आपने कहा, जब 1000 केस थे पूरे देश में, आपने कहा थाली पीटी, हमने थाली पीटी। आपने जब 10,000 थे तब कहा आपने कि दिए जलाए, हमने दिए जलाए। आपने 1 लाख तक का फूल बरसाई, हमने फूल बरसाए। आज 82 लाख का आंकड़ा है, 5 लाख का आंकड़ा आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आज आप वोट मांगने आ गए हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर की हैं, हम पूछना चाहते हैं जीडीपी के क्या हालात हैं, हम पूछना चाहते हैं उस रोजगार की, हम नौकरी पूछना चाहते हैं, हम जो पलायन के दौरान मरने वाले लोगों की, जो कामगारों की वहाँ पर आपने, मैं तो कहूँगा नृशंस हत्या आपने की है, क्योंकि उनको सुविधाएं आपने उपलब्ध कराने में आप फेल रहे। आज हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आज वातावरण आपने कहा था सुरक्षित होगा, हर 1 घंटे के अंदर रेप का मुकदमा है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, रेप या उससे संबंधित महिलाओं के खिलाफ मुकदमा आता है। मैं पूछना चाहता हूँ सर, 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ श्रीकांत जी, मैं 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ सर, आप 1 मिनट का सब कर दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन परिस्थितियों के अंदर अपना पक्ष रखिएगा, बिल्कुल श्रीकांत जी अपना पक्ष रखिएगा, संजय जी को बोलने दीजिए, आपके पास आएंगे, बोले संजय। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन परिस्थितियों के अंदर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्षी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। हमने कहा कि ये सरकार विफल है और इसका अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। हालांकि इन 7 सीटों से कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट वहां फ्रेम नहीं होगी, मगर एक दिशा मिलेगी। एक आने वाले समय के अंदर 2022 में जो आज चुनाव होने वाला है, उसके अंदर जो एक बड़ा रोल होगा कांग्रेस का, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। श्रीकांत जी बोलिए। देखिए, मेरा सवाल संजय जी से इतना ही है, केवल छोटा सा बात, जैसे कि आपने बोला, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला कि अगर लोगों में रोष है, जनता अगर अभी शासन से ठीक नहीं है, उसे लगता है कि अभी सही गवर्नेंस का मॉडल नहीं चल रहा है, तो आपको सड़क पर उतरना चाहिए था और 7 सीटों में पता चल जाता कि सरकार से कितने लोग नाराज हैं और आपके प्रति कितनों की जिम्मेदारी है। और दूसरा एक और सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि क्योंकि
अजय कुमार लल्लू जो है वो सारे फैसले लखनऊ से कांग्रेस ले ही नहीं रही है, सारे फैसले दिल्ली से ले रही है। बीजेपी की या समाजवादी या बीएसपी की सारी इकाइयां जो उत्तर प्रदेश की वो अपने फैसले लेती है, लेकिन क्या है कि कांग्रेस की जो इकाई है वो दिल्ली से सारे फैसले लेती है। तो ये इसके बीच के जो गैप है उसके कारण कांग्रेस को सर्वाइव करना पड़ रहा है। अब इस पर संजय जी कुछ नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे वो आजाद है, वो अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन वो फैसले ले कहाँ रहे हैं? मुझे बताइए, सड़क पर उतरने से भी पहले उनको दिल्ली फोन खटकाना पड़ता है। जी बिल्कुल श्रीकांत जी, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है कि चुनाव एक ऐसा मौका है जिस दौरान कांग्रेस जाके बीच में बता सकती थी कि अगर बीजेपी ने कहे मुताबिक वादे पूरे नहीं किए हैं तो एटलीस्ट जनता को जाके बताए तो सही अपने वादे कि आगे आखिर क्यों जनता कांग्रेस को चुने। तो ये उपचुनाव जो हो रहे हैं सबसे अच्छा मौका था खुद को प्रूव करने का। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो नदारत दिखा, क्या ऑनलाइन बैठकर ट्विटर पर बैठकर आप अपनी बात रख दें तो क्या जनता उस बात को मान लेगी या सुन लेगी? श्रीकांत जी नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। ट्विटर पे इलेक्शन होता है क्या? ट्विटर पे इलेक्शन नहीं जीता जाता, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में जो सांसद चुनता है तो वो सरकार बना देता है। विधानसभा, अगर विधानसभा में भी छोटी सी चीज है कि कांग्रेस को ट्विटर से निकल के आना पड़ेगा, अजय कुमार लल्लू को फ्री हैंड देना पड़ेगा, कांग्रेस इकाई को सही से वहां पर उतारना पड़ेगा। जो इनके फुट सोल्जर है, जो इनके वोटर है, काडर तक को भी अभी असमंजस की स्थिति में है। आपके विधायक और आपके नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, अंदर अभी चीजें बन नहीं रही है, फुट सोल्जर आपके गायब है, काडर आपके साथ है नहीं, पार्टी खड़ी हो नहीं रही है। प्रियंका गांधी के आने से पार्टी खड़ी हो जाएगी क्या? राहुल गांधी एक बार घूम लेंगे तो क्या मतलब ये समझना चाहिए कांग्रेस को कि अगर यूपी का चुनाव लड़ना है और लोग इस बारे में, पत्रकार जमात इस बारे में बात कर रही है कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करिए तो सही, उतरिए तो सही। दिल्ली में ट्विटर वॉर करके कुछ नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पे घेर के कुछ नहीं निकलेगा संजय भाई। और जनता को अगर दिखाना है तो जनता के बीच में उतरना पड़ेगा। देवेंद्र प्रमुख जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? लगातार संजय जी ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी ने जितने भी वादे किए हैं कहीं ना कहीं उन्हें निभाने में अक्षम दिखी है, सक्षम नहीं है बीजेपी, और यहाँ पर जनता खुद समझ जाएगी और खुद ही वोट देने नहीं पहुंचेगी। शायद यही वजह है कि औसतन ही वोट अभी तक मतदान हुआ है। रितु जी, मेरा आधा काम तो श्रीकांत जी ने कर दिया, क्योंकि निष्पक्ष बात वो हो सकता है मेरे खिलाफ भी आए और बोले तो मुझे भी स्वीकार करनी है। ये जो लोग बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं ना, पीछे खड़े होकर कंधा किसी और का है। कभी ये समाजवादी को आगे करते हैं, कभी ये बसपा को आगे करते हैं, कभी ये लोकदल को आगे करते हैं, कभी ये वामपंथियों को आगे करते हैं। इनमें कहीं से कहीं तक कोई दम नहीं है और ना ये लड़ने लायक रहे। हमें इन पे आज की तारीख में दया आ रही है। ये अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, इनसे बढ़िया तो इनकी क्षेत्रीय पार्टी लड़ रही है। कम से कम वो हारो या जीतो फ्रंट पर आकर खड़े तो होते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इनका कौन सा मुद्दा है। मुझे दुख इस बात का होता है कि इनके राष्ट्रीय लीडर दिल्ली से चलते हैं, एक आदेश पारित कर देते हैं। अभी श्रीकांत जी ने जिक्र किया लल्लू का, बेचारा लल्लू, अजय लल्लू इतनी मेहनत कर रहा था, सड़कों पे बस घेर रहा था, और कोरोना काल की बात आपने संजय जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, आपको जवाब देना होगा। देवेंद्र जी बिल्कुल संजय जी से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बार दोबारा से अपडेट दे दें कि आखिर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। जी देवेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। तो अगर आपको यहाँ पर ये जानना है कि आखिर मतदान कितने प्रतिशत है तो उसका अपडेट हम आपको दे देते हैं। 7 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, उपचुनाव हो रहे हैं। सभी 7 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 41.5% मतदान हुआ है। सिर्फ नौगावा सादात सीट की अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 44.20% मतदान हुआ। वहीं बांगरमऊ सीट पर दोपहर 3 बजे तक 43% मतदान हुआ है। मलहनी सीट पर दोपहर 3 बजे तक 42.30% मतदान हुआ। देवरिया सदर सीट पर दोपहर 3 बजे तक 41.06% मतदान हुआ है और बुलंदशहर सदर सीट पर दोपहर 3 बजे तक 40.32% मतदान हुआ। टुंडला सीट पर दोपहर 3 बजे तक 40% मतदान हुआ है। घाटमपुर सीट पर दोपहर 3 बजे तक 36.39% मतदान हुआ है। तो यानी कि अभी तक 50% पर भी मतदान नहीं पहुंचा है। हालांकि अभी शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। अब देखना होगा कि ये मतदान कितने प्रतिशत तक पहुंच जाता है। यानी कि अभी तक
5% मतदान सिर्फ हुआ है। अब सीधा यहाँ पर लौटते, बहुत सारे आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, एकाधिकार की बात यहाँ पर आ रही है कि दिल्ली से पार्टी चलती है, यूपी में भी अगर यहाँ पर फ्री हैंड छोड़ा जाए तो शायद कुछ और। यही वजह रही कि इन चुनावों में भी देखा गया कि विपक्ष पूरी तरीके से नदारद रहा। जो बात मैंने आपसे पहले भी कही कि ट्विटर पे वॉर नहीं लड़ा जाता है, अगर जनता का दिल जीतना है तो वाकई आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। और सिर्फ एक हाथरस वाले मामले पर देखा गया कि वहां से दिल्ली से लोग आ गए वहां तक, लेकिन और अगर अन्य राज्यों को देखा जाए तो वहां नहीं पहुंचे। तो वाकई अगर आपको दिखाने की अच्छी शुरुआत थी वो कि विपक्ष को देखा गया कि खुले तौर पर मजबूती के साथ सत्ता के सामने वो आया, लेकिन जब अब उपचुनाव की बात आई तो गायब क्यों दिखा? देखिए, ये केवल आज मीडिया की ही बात नहीं है, आज जन जन की बात है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सामने आए और कांग्रेस ने जिस तरीके से पहले पूर्व के अंदर कार्य किए हैं वही डेवलपमेंट को आज देश को, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे आज सबसे बड़ा आप उदाहरण देखें निजीकरण का, आज इन्होंने जो लखनऊ के अंदर एयरपोर्ट है उसका निजीकरण कर दिया, अडानी साहब को दे दिया, ट्रेनें इन्होंने दे दी। बहुत सी बातें मैं चर्चाएं कर सकता हूँ, वो आज इसका विषय नहीं है। मगर विषय ये है कि आज लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और रही बात दूसरी ये कि जो बात अभी देवेंद्र जी को शर्म आ रही थी कि कांग्रेस का बड़ी कम सीटें हैं और बड़ा ये है, तो 2 सीटों की दिन आपको याद है देवेंद्र भाई, या भूल गए हैं? पूरे देश भर में आपकी 2 सीटें थी। और जिन 70 सालों का लगातार आप जिक्र करते हैं, उन 70 सालों के अंदर इसी देश की जनता ने आपको इस लायक नहीं समझा कि आपको वो, उन्होंने ना तो उनको सत्ता दी आपको और ना इसके काबिल माना। आज आप ज़रा सी सत्ता पाके कितना घमंड आप दिखा रहे हैं, किस तरीके से आप जितने विपक्षी दल हैं उनको इस देश के अंदर आप देशद्रोही मानते हैं, किस तरह से उनके लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे लिए जनता के मन में जो प्यार आ रहा है, प्यार उमड़ रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरी बड़ी ताकत है जो विफलताएं, आपने वादे बहुत लंबे लंबे किए थे, मैं दोबारा फिर बात कर रहा हूँ। आज दिन है, आज रिजल्ट, आज परीक्षा देने का दिन है। परीक्षा की घड़ी के अंदर आप दूसरे की कमी बता रहे हैं, आप अपना बताइए कि आपने जो परीक्षा के अंदर आज आपसे लोग पूछना चाहते हैं कि आज वोटिंग का दिन है, आप बताइए कि क्या क्या काम आपने मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था, क्या पूरा कर दिया है? क्या राम राज्य आ गया है? क्या हालात सुधर गए हैं? क्या महिलाओं को सुरक्षा दे दी है? क्या उद्योगपति को सुरक्षा दे दी है? क्या किसान को उसका हक दे दिया है? क्या बेरोजगार को नौकरी दे दी है? और यदि नहीं दिया है तो क्यों दोबारा आपको चुने, क्यों आपको दोबारा वोट दें? आज ये स्वस्थ परंपरा तो ये होनी चाहिए। आप बात कुछ और करना चाहते हैं, आपको शर्म आनी शुरू हो जाती है। और उस कांग्रेस पर जिसने देश को बनाया, अरे शर्म आनी चाहिए उस बंगारू लक्ष्मण पर, शर्म आनी चाहिए गौडसे के ऊपर, शर्म आनी चाहिए आपको इस चिन्मयानंद पर, शर्म आनी चाहिए कुलदीप सेंगर पर, इन लोगों पे शर्म आनी चाहिए आपको। ये शर्म के विषय हैं, ये राष्ट्रीय शर्म के विषय, इस पे आपको शर्म आनी चाहिए। और आपको शर्म उस पर तो आती नहीं है, काम आप करते नहीं है, आप केवल डींगे आते हैं। आपने किसानों को लठ मारे कि नहीं मारे? आपने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आपने दिल्ली बॉर्डर पे यूपी के गेट के ऊपर किसानों को आपने लठ मारे या नहीं मारे? गोलियां बरसाई या नहीं बरसाई? किसान आपके खिलाफ सड़क पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है? आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। आपने दोगुना मूल्य दे दिया है क्या? आपने दोगुना मूल्य दे दिया है? आपने दोगुना मूल्य दे दिया है? नहीं दिया। आपने रोजगार दे दिया? नहीं दिया। इस पे आप बात नहीं करेंगे, इस पे आप चर्चा नहीं करेंगे, उल जलूल बातों पे आप बात करना चाहते हैं, आप कांग्रेस को समझाना चाहते हैं। अरे आप देखिए किस तरह से देश में एक एक करके किस तरह से राज्य आपसे छीन रहे हैं, लोग आपको सत्ता से बाहर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ याद कीजिए, आप देखिए मध्य प्रदेश में कैसे खरीद फरोख्त आपने की है। आपकी कुकर्म पूरा देश देख रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम सीधी सीधी बात करना चाहते हैं। आप रोजगार देंगे, कितने दिन में देंगे? नहीं देंगे। और किसान को हक देंगे कि नहीं देंगे? आप ये बताइए, कामगार को हक देंगे कि नहीं देंगे? ये मुद्दे की बात है। देवेंद्र जी, जिस तरीके से रोजगार को लेकर हाल ही में देखा गया था कि युवा निकले थे, सड़कों पर उतरे थे और ये बात लगातार सामने आई थी कि रोजगार कहीं ना कहीं
ठीक से नहीं दिया है युवाओं को, और जिस तरीके से कोरोना का असर रहा है और उसके बाद से जिस तरीके से लगातार युवा सड़कों पर उतरे और वहां पर विरोध भी किया, ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या ये जो बातें कह रहे हैं संजय जी कि ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी को कहीं करने चाहिए थे, आपने जो वादे उन्होंने किए पूरे करने चाहिए थे, लेकिन उसमें ये भटक गई है कि रोजगार लोगों को नहीं दिया गया, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल उठे, तो इन बातों पर आप क्या कहेंगे? ये एक अच्छा मौका था उपचुनाव। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, रोजगार के मामले में हम गंभीर हैं और पूर्ण रूप से गंभीर हैं। पिछले 1 वर्ष लगभग नहीं केवल गंभीर है, करते कुछ नहीं है। 6 महीने से कोरोना काल से और इस महामारी, वैश्विक महामारी से, इस संकट से पूरी दुनिया हिली पड़ी है। और रोजगार के मामले में सबकी जो नीचे आई है, चाहे वो कितनी भी अच्छी थी, हम फिर भी प्रयास करके, और ये जो थाली और दाली की बात करते हैं ना बार बार, ये जो मजाक उड़ाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं इनको यूं कहता हूं कि हमें गुस्सा आता है, शर्म आनी चाहिए। हमारी ताली और थाली ने पूरी देश में और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है। इस तरीके से हम लड़े हैं। देवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल ठीक आपकी कि कोरोना पर पूरे देश ने ही, पूरी दुनिया ने ही चीजें झेली हैं, दिक्कतें झेली हैं, लेकिन ये तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है ना कि अगर रोजगार गया है, चाहे कोरोना की आड़ आप ले लो, तो उसको दिलाना, लोगों को सहूलियत देना, रोजगार के लिए लोगों के सामने विकल्प रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब उस चीज से तो आप मुकर नहीं सकते ना, आप करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी ना। देखिए ऋतु जी, हम आज भी स्ट्रीट तरीके से कहीं इस चीज का कोई हिस्सा नहीं बना रहे। देवेंद्र जी लगातार श्रीकांत जी देवेंद्र जी आपके पास लौटते हैं। श्रीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके सुन लेते हैं। श्रीकांत जी बोलिए। नहीं, छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं केवल कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, रोजगार के मुद्दे पर दोनों विफल रहे हैं, ये ध्यान रखिए। रोजगार सृजन की तो बात करते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 40 लाख रोजगार देंगे, 1 साल में 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन क्या है कि फ्लोर सीट नहीं बना ना, कोई प्लान नहीं है कैसे रोजगार देंगे। अब देखिए, केवल 3 महीने पहले, 4 महीने पहले पेचकस और पिलास बांट देने से आपने कहा कि आपने रोजगार दे दिया 20 लाख लोगों को, तो ऐसे रोजगार मिलता है क्या? स्वावलंबी बनने के लिए पहले प्रमोशन चाहिए, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, पैर पे खड़ा करना पड़ेगा। और दिक्कत क्या है कि आप रोजगार नहीं दे पाते। बेरोजगारी के मुद्दे पर जब आपको लोग घेरते हैं तो आप थिथराई करते हैं, केवल गाल बजाते हैं। समस्या ये है। और दिक्कत हम लोगों के साथ सबसे बुरी ये है कि जो विपक्ष है, विपक्ष इस मुद्दे को भुना नहीं पाता है, उसको भी डू एंड डोंट्स का पता नहीं है। उस मुद्दे को कैसे जनाक्रोश बनाए, जनता के पास ले जाए और जनता सरकार पलट दे। मेरे मित्र संजय भाई कह रहे थे और बीजेपी के मेरे मित्र को 2 सीटों का भान करवा रहे थे कि 2 सीटें थी, लेकिन 2 से वो 303 तक पहुंचे हैं। आप 400 से 44 पे पहुंचे, तो नहीं बेहतर किसने किया है और माइनस कौन किया है? तो ये भी कांग्रेस को सोचना चाहिए। और जनता के बीच उठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, खाट रैलियां, खाट बिछाने से कुछ नहीं होगा, खाट खड़ी करनी पड़ेगी और जनता के पास जाना पड़ेगा। कांग्रेस क्या है, अभी भी दब्बू बने के शिकार है, अभी भी वहां पर डिसीजन मेकिंग में कोई है नहीं, और डिसीजन लेने का जो पूरा प्रोसेस है वो इतना लंबा है कि बीजेपी या सरकार के तमाम विफलताओं को वो लोग भुला नहीं पा रहे हैं, अभी भी सड़क तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, छोटा है, अपनी पावर को नापने का सबसे बेहतर और बढ़िया अवसर था ये 7 विधानसभा चुनाव। ये खतरे की घंटी भी साबित हो सकती थी बीजेपी के लिए, और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी हो सकता था। और बीजेपी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में विपक्ष बट जाए, विपक्ष छितर जाए, ताकि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाए, योगी आदित्यनाथ वर्सेस प्रियंका हो जाए और बीजेपी बाजी मार ले। लेकिन वो भी तो होने दीजिए, उसके लिए भी तो कांग्रेस को आना पड़ेगा, उसके लिए भी विपक्ष को खड़ा होना पड़ेगा। तो ये दोनों की गलतियां, और देश की जनता इस बात को बेहतर समझती है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं निभा पा रहा है। बिल्कुल ठीक। देवेंद्र जी, आपके पास एक मौका था यहाँ पर, क्योंकि उपचुनाव ये है और कहीं ना कहीं 2022 का सेमीफाइनल ये है। आपने जितने भी काम किए हैं अभी तक, आप वो जनता के सामने रख रहे हैं और उसके हिसाब से जनता आपको वोट देगी। फिर भी अभी कुछ जगह ऐसी देखी गई जहां जनता वोट देने ही नहीं पहुंची। उनके मुद्दे यही है कि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं देखे गए। ये क्या था फिर? अगर बीजेपी सारे वादे कर ही रही है तो फिर ऐसा कोई आक्रोश जनता में आना ही नहीं चाहिए था, ये दिखाई नहीं देना चाहिए था जो आज तस्वीर दिखाई दी। रितु जी, एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं, जो कमी हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।
मुझे लगता है किसी विधानसभा में एक दो जगह मैं कई चैनल्स पे रहा हूं सुबह से, ये चीज आई कि किसी एक विधानसभा के गांव में या कहीं किसी एक कॉलोनी में इस तरीके की कई घटना आई कि उन्होंने कहा कि हमारे जो रोड हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं हुए, यानी कि रोड बने नहीं है, उन पे गड्ढे थे, उसमें प्रशासन ने सुना नहीं। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो लोग एक्टिव होकर और इतनी छोटी घटना यूं कहूंगा मैं, मेरी बात आप पूरी सुनना, कि वो डीएम स्तर का काम था, वो एसडीएम स्तर का काम था, जो सरकार के आदेश थे, इतना डीएम उसमें फंड में पैसा होता है कि नई सड़क की जरूरत नहीं थी, उनको मात्र गड्ढे की भराई की जरूरत थी। आज वो चुनाव के माध्यम से हमारे सामने आया, लेकिन वो भी निश्चित नहीं आप हुआ। शाम तक देख लेना, कल तक देख लेना, मात्र गड्ढे ये भरने का सरकार काम था, वो भी नहीं हुआ। कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले जी लेंगे। देवेंद्र जी, देखिएगा और कौन, दूसरा सरकार कानून तो में ठीक किस है, तरीके की पैसा बात दे आई देगी, है, आदेश दे हम देगी, उसे लेकिन स्वीकार देखने वाला करने भी तो के होना लिए चाहिए तैयार कोई। देखिए देवेंद्र जी, एक दूसरे के ऊपर टालने वाली बातें हैं और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई भी बात ऐसी होती है, सामने आती है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की विफलता है। फिलहाल हमारा समय हो गया है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा उपचुनाव ये हो रहे हैं और सभी पार्टियों के लिए एक तरीके से लिटमस टेस्ट है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये उपचुनाव ये जमीन दिखाएंगे कि आखिर इस जमीन पर किसका झंडा गड़ेगा। देखने वाली बात होगी, क्योंकि 10 तारीख को परिणाम भी आएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।